परशुराम नगर के राजा प्रताप सिंह को अलग अलग तरह के पक्षी और पशु पालने का बड़ा ही शौक था। इसके लिए उन्होंने अपने राजमहल के नज़दीक ही एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया था, जिसमें अलग अलग तरह के पक्षी थे। उसके राज्य में कोई ऐसा व्यापारी जो पक्षियों को बेचता तो राजा प्रताप सिंह उससे मुंह मांगी कीमतों पर अपनी पसंद के पक्षी खरीद लेते। इसके अलावा वे खुद भी साल में एक बार जंगल में पशु पक्षी पकड़ने के लिए जाया करते थे। एक बार राजा जंगल गया। वहाँ पर राजा ने कई तरह के तोते और दूसरे पक्षी पकड़े। तभी राजा की नज़र एक हिरण पर गई। राजा ने फंदा डालने के लिए रस्सी हाथ में ली और घोड़ा दौड़ा दिया। हिरण भागते भागते झाड़ियों में गुम हो गया और राजा के हाथ ना लग सका। राजा बड़ा ही मायूस होकर वापस अपने महल की तरफ लौटने लगा, लेकिन वह रास्ता भूल चुका था। हिरण का पीछा करते हुए वे जंगल में ना जाने कितनी दूर तक आ गया था। उसके पास घने पेड़ों के अलावा कुछ नहीं था। वह सोचने लगा कि इस घने जंगल में रुकना ठीक नहीं है। उसे किसी एक रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि वे महल में पहुंच जाए या फिर अपने साथियों से मिल जाए। यही सोचकर राजा एक सीधे रास्ते पर चल पड़ा। राजा को चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, परंतु उसे कोई भी सही रास्ता नहीं मिल रहा था। अब सूरज ढलने वाला था, लेकिन अंधेरा होने से पहले राजा को एक पगडंडी मिल गई और वह उस पगडंडी पर चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उसे रोशनी नजर आने लगी। राजा उस रोशनी की दिशा में आगे बढ़ता गया। नज़दीक पहुंचने पर उसे पता चला कि वे एक झोपड़ी थी और झोपड़ी के आगे एक किसान और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। किसान राजा को देखकर बहुत ही हैरान हुआ और घबराते हुए कहने लगा, महाराज, आप यहाँ पर? राजा कहने लगा, मैं यहाँ पर पंछी पकड़ने के लिए आया था। एक हिरन के पीछे भागते हुए मैं रास्ता भूल गया। अब मैं रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। सुबह होते ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा। उस किसान ने बेचैन होकर कहा, महाराज, ये सब कुछ आपका ही तो है, मगर आप यहाँ पर कैसे ठहरेंगे? मेरे पास तो एक अच्छा बिस्तर भी नहीं है। राजा ने कहा, तो क्या हुआ? अगर मैं भी एक किसान होता तो क्या राजमहल के शाही मुलायम बिस्तर पर सोता? इसके बाद किसान ने राजा के घोड़े को एक पेड़ से बांध दिया और उसके सामने खाने के लिए कुछ घास भी डाल दी। राजा ने किसान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? किसान कहने लगा, महाराज, मेरा नाम कलवा है। राजा ने कहा, अच्छा, अगर कुछ खाने का सामान हो तो मेरे लिए ले आओ, मुझे बहुत भूख लगी है। किसान कहने लगा, हुजूर, मेरे पास आपके खाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस कुछ सूखी रोटियां पड़ी हैं, वे आप खा नहीं पाएंगे। राजा कहने लगा, तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं वे रोटियां खा लूँगा, तुम बस ले आओ। किसान हैरानी से राजा को देखने लगा और फिर सुबह की बनी हुई बासी रोटियां ले आया। राजा ने रोटियां खाई, पानी पिया और फिर ईश्वर का धन्यवाद किया। बहुत ज़्यादा थके होने के कारण राजा को जल्द ही नींद आ गई। जब सुबह हुई तो राजा अपने वापस जाने की तैयारी करने लगा और किसान से बोला, कलवा, अगर तुम कभी महल की तरफ आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। अब तुम मुझे रास्ता बता दो तो मैं चलता हूँ। कलवा जब राजा को रास्ता दिखाने के बाद वापस अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के हाथों में एक सोने की माला थी। पत्नी कहने लगी, जिस जगह पर महाराज सोए हुए थे वहाँ पर ये माला पड़ी हुई थी। किसान ने अपनी पत्नी के हाथ से वे सोने की माला ले ली और कहने लगा, जल्दी से 2-4 रोटियां बना दो, मैं अभी के अभी राजमहल जाना चाहता हूँ। ये सोने का हार मैं वापस महाराज को दे दूंगा। पत्नी कहने लगी, ये तुम क्या कहते हो? घर आई दौलत को कौन ठुकराता है क्या? और फिर पत्नी गुस्से में कहने लगी,
तुमने कोई चोरी थोड़ी ना की है, इसे बेचकर हम आराम की जिंदगी गुजारेंगे। कलवे ने रात सोने की माला को उलट पलट कर देखा। उसमें एक चमकदार हीरा भी लगा हुआ था। अपनी पत्नी की बात को सुनकर कलवा गुस्से में कहने लगा, अरे भाग्यवान, तुम सोच समझ कर बात किया करो। ये सोने का गहना ना तो तुम्हारी मेहनत की कमाई है और ना ही मेरी, तो फिर हम इसे कैसे रख सकते हैं? मैं इसे ज़रूर वापस करने जाऊंगा। अब इससे ज़्यादा कुछ बोलने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। चुपचाप तुम रोटियां बना दो। उसी दिन शाम होने तक कलवा राजमहल में पहुंच गया। पहरेदार ने कलवे को महल के दरवाजे पर ही रोक लिया। वह उसे अंदर जाने नहीं दे रहा था। कलवे ने पहरेदार से बहुत ही विनती की, परंतु फिर भी वे नहीं माने। आखिरकार कलवे ने पहरेदार से कहा, ठीक है, तुम लोग मुझे अंदर मत जाने दो, लेकिन महाराज से इतना कह दो कि कल शाम वाला कलवा आया है। पहरेदार उसकी इस बात को मान गए और ये खबर अंदर महाराज तक पहुंचा दी गई। महाराज के आदेश पर फौरन ही कलवे को अंदर बुलाया गया। कलवे ने महाराज को प्रणाम करने के बाद वह सोने की माला महाराज के सामने रख दी। महाराज इस बात से बहुत ही खुश हुए और कलवे को कहने लगे, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हूँ। ये सोने की माला मैंने जानबूझकर वहाँ पर छोड़ी थी। कलवा हैरान होकर कहने लगा, जी हुजूर, जानबूझकर? राजा ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। अब तुम उस परीक्षा में खरे उतरे हो, तो अब तुम इनाम के हकदार तो हो। ऐसा है कि तुम जैसे ईमानदार आदमी की मैं बहुत कद्र करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपने राज दरबार में एक खजांची नियुक्त कर देता हूँ। क्या तुम्हें मंजूर है? कलवा कहने लगा, हुजूर, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आप जो भी हुक्म देंगे मैं हाजिर हूँ। वैसे तो महाराज मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, फिर भी आप जो चाहेंगे मैं वही करूँगा। और फिर कलवे ने वहीं पर महल में रहकर खजांची का पद स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद कलवे ने अपनी पत्नी को भी वहीं बुला लिया। महाराज ने कलवा और उसकी पत्नी के रहने के लिए एक बहुत ही आलीशान मकान की व्यवस्था कर दी। एक खजांची के तौर पर कलवा पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करने लगा। महाराज कलवे के काम से बहुत खुश थे। इसके अलावा महाराज कभी कलवे से अपने राजपाट के कार्यों में सलाह मशवरा भी कर लिया करते थे। राजा को अपने खजांची की दी हुई सलाह भी बहुत पसंद आया करती थी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। इधर महाराज की पत्नी को महाराज के द्वारा खजांची के साथ मशवरा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे अक्सर ही महाराज से कहा करती थी, महाराज, आप अपने खजांची से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि असल में है तो वे एक गरीब किसान ही। आपने इसे ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान दे दिया है। परंतु महाराज जानते थे कि कलवा एक बहुत ही ईमानदार और समझदार आदमी है और वे अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर देते थे। असल भी बात ये थी कि उनकी पत्नी का सगा भाई भी राजमहल में ही रहा करता था और रानी ये चाहती थी कि महाराज उनके भाई को अपना सलाहकार बना ले। एक दिन वह महाराज से कहने लगी, महाराज, आप हमेशा खजांची से ही सलाह मशवरा करते रहते हैं, आप कभी मेरे भाई को भी मौका दीजिए। उसमें भी बुद्धि और समझदारी की कोई कमी नहीं है, बल्कि मेरा मानना तो ये है कि वे आपके खजांची से भी ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार है। महाराज कहने लगे, रानी, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारे भाई और अपने खजांची दोनों की बुद्धि की एक परीक्षा रखते हैं। इस तरह से सिद्ध हो जाएगा कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। अगर तुम्हारा भाई इस परीक्षा में खरा उतरा तो फिर हम उसे अपने दरबार में अपना सलाहकार बना लेंगे। रानी कहने लगी, ठीक है महाराज, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। और फिर राजा ने अपने खजांची और रानी के भाई को अपने पास बुलाया। उन दोनों से कहा कि आप दोनों तैयार हो जाए और मेरे साथ चले। राजा अपने खजांची और रानी के भाई को लेकर अपने महल से कुछ दूरी पर पहुंच गए।
जहाँ एक खुले मैदान में एक मिट्टी का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ था। महाराज ने रानी के भाई सुदर्शन से कहा, सुदर्शन, तुम ये जो मिट्टी का बड़ा सा ढेर देख रहे हो, तुम्हें इस मिट्टी को सोने में बदलना है और तुम्हारे पास 20 दिन का समय है। इतना कहकर महाराज वहाँ से चले गए और फिर वे अपने खजांची को लेकर एक दूसरी जगह पर गए। वहाँ पर भी एक खुले मैदान में वैसा ही एक मिट्टी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। तब राजा ने अपने खजांची से कहा कि इस मिट्टी के ढेर को तुम्हें सोने में बदलना है और तुम्हारे पास भी इस काम के लिए 20 दिन का समय है। इस दौरान राजा की पत्नी भी उन्हीं के साथ थी और फिर दोनों राजा रानी वापस अपने महल में लौट आए। वे लोग 20 दिन की अवधि बीतने का इंतजार करने लगे। इस दौरान रानी का भाई, जो कि मिट्टी के ढेर को सोने में कैसे बदला जाए, यही सोच सोचकर बहुत ही परेशान हो रहा था। और फिर आखिर में उसे ऐसा लगा कि शायद राजा का कहना ये था कि इस मिट्टी के ढेर के नीचे कोई खजाना दबा हो। यही सोचकर वह मिट्टी के ढेर से मिट्टी हटाने लगा और उस जगह को खोदने लगा, परंतु उसे कोई लाभ न हुआ। वहां पर उसे कोई सोना नहीं मिला और वह थक हार कर बैठ गया। अब 20 दिन के समय की अवधि पूरी हो चुकी थी। राजा और रानी दोनों ने ही ये निश्चय किया कि अब वे जाकर देखेंगे कि उनकी दी गई परीक्षा में कौन खरा उतरा है। राजा रानी सबसे पहले उस जगह पर गए जहां रानी का भाई था। वहां पहुंचने पर दोनों ने देखा कि मिट्टी का ढेर वैसी का वैसा ही था और रानी का भाई सिर पर हाथ रखे एक तरफ बैठा हुआ था। ये देखकर राजा और रानी दोनों को ही हैरानी हुई। इसके बाद राजा उस जगह पर पहुंचे जहां पर खजांची को ये काम दिया गया था और जब राजा और रानी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर देखा कि मिट्टी का ढेर मौजूद नहीं था, बल्कि उस जगह पर कई तरह के मिट्टी के बर्तन मौजूद थे, जैसे गढ़ा, सुराही आदि। खजांची राजा को देखते ही उसके पास आया और कहने लगा, महाराज की जय हो। महाराज, ये जो सामान आप देख रहे हैं, ये इस मिट्टी के ढेर से बनाया गया है। मैंने कई कुम्हारों के काम पर लगाकर ये सब तैयार करवाया है और ये बिल्कुल तैयार है। मैं इन्हें बाजार में बेचकर ढेरों सोने की अशर्फियाँ इकट्ठी कर सकता हूँ। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और अपनी रानी की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो महारानी जी, देखा, हमारे समझदार खजांची ने उस मिट्टी के ढेर को सोने में बदला, जबकि दूसरी तरफ आपका भाई हमारी परीक्षा में असफल रहा। अब आप ही बताइए, क्या हमारा खजांची से मशवरा लेना गलत है? राजा की बात को सुनकर रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, महाराज, आपने जो भी निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। आज के बाद मैं कभी भी आपसे इस बारे में शिकायत नहीं करूंगी। उस दिन के बाद से राजा की नज़रों में अपने खजांची की इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। सूरजनगर नाम के एक राज्य पर राजा यश राज किया करता था। राजा यश एक बहुत ही बड़े दानी राजा थे। उनका रोज का नियम था कि वे हर रोज 100 लोगों को दान देने के बाद ही भोजन करते थे। उनके इस स्वभाव की ख्याति आसपास के कई राज्यों तक फैली हुई थी और उनके पड़ोस के राज्य की राजकुमारी मैनावती राजा यश के बारे में ये सब कुछ जानकर उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित भी हुई थी और उनसे विवाह करना चाहती थी, क्योंकि मन ही मन वे राजा यश से प्रेम करने लगी थी। लेकिन उनके पिता त्रिलोचन को राजा यश से खानदानी दुश्मनी चल रही थी। दोनों राज्यों के रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे ना थे, इसीलिए प्रजा के लोग भी एक दूसरे के राज्य में आते जाते नहीं थे। लेकिन कुछ चूड़ी बेचने वाली स्त्रियों को एक दूसरे के राज्यों में आने जाने की कोई रोक टोक ना थी। एक
चूड़ी बेचने वाली औरत से राजकुमारी को राजा यश के बारे में पता चला था कि राजा यश एक बहुत ही बड़े धर्मात्मा राजा है। वे रोज 100 याचकों को दान दिए बगैर भोजन नहीं करते। अब तो राजकुमारी मैनावती किसी भी तरह राजा यश से विवाह करना चाहती थी, परंतु अपने मन की बात वे अपने माता पिता से नहीं कह सकती थी, क्योंकि वे भली भांति जानती थी कि अगर गलती से भी मेरे मुख से राजा यश के साथ प्रेम की बात निकल गई तो फिर मैं कभी भी राजा यश से विवाह नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पिता उसी समय मेरा विवाह किसी दूसरे राज्य के राजकुमार से करवा देंगे और मुझे उसके पल्ले बांध देंगे, जबकि मैं तो राजा यशदत्त को पाना चाहती थी। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। अगर मैं अपने हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, अपने भाग्य के भरोसे बैठी रही, तो फिर मुझे जीवन भर पछताना होगा, क्योंकि मौका खुद ही ढूंढना पड़ेगा। अगर मैंने मौका नहीं ढूंढा तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। राजकुमारी ने दूसरे ही दिन एक साधारण सी दिखने वाली स्त्री का रूप बनाया और पहुंच गई राजा यश के पास दान मांगने के लिए। उस समय लगभग सभी याचक जा चुके थे। बस अब राजकुमारी मैनावती अकेली ही बच गई थी। राजा ने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं देते हुए कहा, ये लो, तुम भी 100 स्वर्ण मुद्राएं लेती जाओ। याचक बनी राजकुमारी ने महाराज से कहा, नहीं महाराज, भला मैं इन स्वर्ण मुद्राओं का क्या करूंगी? आप तो मुझे मेरी पसंद की चीज दान में दे दीजिए। राजा ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मुझे अपनी इच्छा तो बता दो, तो मैं तुम्हें दान में क्या चाहिए तो मैं तुम्हें दान में वही दे दूंगा। राजकुमारी बोली, महाराज, आप पहले मुझे वचन दीजिए कि मैं जो भी आपसे मांगूंगी आप मुझे वे दे देंगे। राजा यश ने कहा, इसमें वचन देने की कौन सी बात है? मैं रोज ही 100 याचकों को मुंह मांगा दान देता हूँ। मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया। तुम कैसी याचक हो जो मुझ पर शक कर रही हो? चलो फिर भी मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वह दे दूंगा। राजकुमारी बोली, महाराज, अब खुद को ही मुझे दान में दे दीजिए। राजकुमारी की ये बात सुनकर राजा यश कहने लगे, ये क्या बकवास करती हो? तुम होशो हवास में तो हो। राजकुमारी बोली, महाराज, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, सोच समझ कर वचन दीजिएगा। मुझे जो भी पसंद आया मैंने आपसे वही मांगा। आपको दान नहीं देना तो मुझे मत दीजिए, परंतु आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? यह तो मेरी ही गलती थी कि जो मैं आपसे याचना करने के लिए आ गई। अगर मुझे मालूम होता कि आप केवल दिखावा करने के लिए दान दिया करते हैं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। राजकुमारी मैनावती आगे कहने लगी, ना जाने इस दुनिया में कैसे कैसे पाखंडी भरे हुए हैं। यही कहते हुए राजकुमारी वहां से जाने लगी। राजा ने कहा, ठहरो, तुम कौन हो? तुम कोई साधारण स्त्री तो नहीं हो, क्योंकि कोई साधारण स्त्री राजा को नहीं मांग सकती। चलो, मैं खुद को तुम्हें समर्पित करता हूँ, लेकिन मुझे ये जानने की इच्छा है कि तुम कौन हो। क्या तुम कोई देवी, कोई देवता हो? राजकुमारी ने अपना असली परिचय देते हुए कहा, महाराज, मैं कोई देवी नहीं, बल्कि मैं आपके पड़ोस के राजा त्रिलोचन की पुत्री मैनावती हूँ। मैं उस राज्य की राजकुमारी हूँ। आप मुझे गलत मत समझिए। मैंने आपको धोखे से अपने पिता के लिए नहीं, बल्कि आपको तो मैंने अपने लिए मांगा है, क्योंकि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मैं आपकी रानी बनना चाहती हूँ। राजा बोला, अब तो तुम मुझे मांग चुकी हो, अब तो मेरे साथ साथ मेरा ये सिंहासन भी तुम्हारे अधीन है। अब तुम्हारी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म हो गया है। राजकुमारी बोली, नहीं राजन, मुझे आपके राजपाट से कोई मतलब नहीं है। मुझे आपकी राजगद्दी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपकी रानी बनना चाहती हूँ। क्योंकि अब राजा राजकुमारी मैनावती को वचन दे चुका था और फिर उसने अपने वचन का पालन करते हुए राजकुमारी मैनावती से विवाह कर लिया। राजकुमारी मैनावती ने बड़ी ही चालाकी से राजा को ही मांग लिया था। मैनावती के पिता राजा त्रिलोचन को जब ये बात पता चली कि राजकुमारी तो महल में है ही नहीं,
तो वे बहुत ही परेशान हुए। राजकुमारी का पता लगाने के लिए उन्होंने अपने सैनिकों और जासूसों को लगा दिया। सैनिकों ने जल्द ही पता कर लिया और फिर राजा त्रिलोचन को बता दिया कि महाराज, राजकुमारी इस वक्त आपके पड़ोस के राजा यश की रानी बन गई है। राजकुमारी ने तो दोनों राज्यों की दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब तो आपको खुद जाकर राजा यश का स्वागत करना चाहिए। राजा त्रिलोचन ये मान चुके थे कि राजकुमारी ने ये बहुत बड़ी गलती की है, इसीलिए वे इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश ना थे। इसके बाद राजा त्रिलोचन अपने राजगुरु नित्यानंद के पास गए। उन्हें इस घटना को सुनाया कि गुरुदेव, मेरी बेटी ने हमारे पड़ोस के दुश्मन राजा के साथ विवाह कर लिया है। अब ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि राजकुमारी ने ये गलत कदम उठाया है। गुरुदेव ने राजा को समझाते हुए कहा, राजन, मैं भी राजा यश के बारे में काफ़ी सुन चुका हूँ। वे एक सज्जन और दानी राजा हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी ने कोई गलत कदम उठाया है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार राजा यश के दरबार में जाऊंगा और उनकी परीक्षा लूंगा। अगर वे मेरी परीक्षा में बिल्कुल खरे उतरे तो तुम्हें उन्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मुझे आपकी बात मंजूर है। आप जाइए और राजा यश की परीक्षा लीजिए। इसके बाद राजगुरु ने एक साधु का वेश बनाया और जा पहुंचे राजा यशदत्त के महल में। उस समय राजा के दरबार में महारानी मैनावती बैठी हुई थी, क्योंकि मैनावती अक्सर राजा के कहीं बाहर जाने पर राज दरबार का कार्य खुद ही देखती थी और उस समय भी रानी ही राज दरबार में मौजूद थी। तभी साधु के रूप में राजगुरु वहां पर पधारे। रानी अपने मायके के राजगुरु को पहचान ना सकी और उन्हें एक साधु समझकर उनका स्वागत किया। रानी ने साधु महाराज के आने का कारण पूछा। साधु महाराज कहने लगे, रानी, मैं एक विशेष तरह की वस्तु मांगने के लिए आपके पास आया हूँ। रानी बोली, साधु महाराज, बतलाइए आपको क्या चाहिए। मैं आपको वही चीज़ ला कर दूंगी जो भी आप मांगेंगे। आप बिना किसी संकोच के मुझसे मांग सकते हैं। महात्मा जी बोले, रानी, अब मैं आपसे क्या मांगूं? मैं तो राजा यश से याचना करने के लिए आया था। महारानी बोली, राजा तो इस वक्त है ही नहीं। तो साधु बोले, फिर मैं तीसरे दिन आऊँगा। आप महाराज को बता दीजिएगा कि मुझे अपने महल से एक मुट्ठी अनमोल खजाने की भिक्षा दें और साथ ही राजा से यह भी कह दीजिएगा कि अगर उन्होंने मेरी मांग पूरी नहीं की तो मैं राजा को एक भयानक श्राप दे डालूंगा। महात्मा जी राजा से भेंट ना हो पाने के कारण बहुत ही गुस्से में थे और फिर वे वहाँ से चले गए। रानी महात्मा जी की बातों को सुनकर बहुत ही परेशान हो चुकी थी। उसने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि ये एक मुट्ठी भर अनमोल खजाना भला क्या है। तो मंत्री ने रानी को बतलाया कि इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। मेरी जानकारी में तो हमारे महल में ऐसा कोई भी खजाना नहीं है जो एक मुट्ठी में आ जाए। मुझे तो लगता है कि महात्मा जी का इशारा कुछ और ही है। वे इशारा क्या है, बस यही पता लगाना है। महाराज आज शाम को लौट आएंगे। महाराज इस बारे में सही उत्तर दे पाएंगे? ये महात्मा लोग भी बड़े अजीब होते हैं, साफ साफ नहीं बताते, सिर्फ पहेलियां ही बुझाते हैं। उन महात्मा जी को खुलकर मांग लेना चाहिए था कि उन्हें क्या चाहिए। शाम के समय जब राजा वापस आए तो महारानी ने उन्हें सारा हाल कह बताया कि महाराज, आपकी गैर हाजिरी में एक महात्मा जी आए थे जो एक मुट्ठी अनमोल खजाने की मांग करके गए हैं। वे 2 दिन के बाद फिर से वापस आएंगे और अनमोल खजाने की मांग करके गए हैं। यदि आपने उन्हें अनमोल खजाना नहीं दिया तो वे हमें श्राप भी दे सकते हैं। ये सुनकर राजा यश बड़ी ही चिंता में पड़ गए कि एक मुट्ठी खजाना, भला ये हमारे दरबार में कौन सी चीज़ है। राजा ने अपने दरबार के कई विद्वानों को बुलाया, उनसे सलाह ली, परंतु कोई भी विद्वान इसका सही उत्तर नहीं दे पाया। एक विद्वान ने कहा,
महात्मा जी की ये मांग बिल्कुल गलत है। हमारे दरबार में एक मुट्ठी में आ जाने वाला कोई भी खजाना मौजूद नहीं है। तो दूसरा विद्वान कहने लगा, महाराज, मुझे तो लगता है कि महात्मा जी का इशारा आपकी बहन यानी कि राजकुमारी पुष्पा की तरफ था। ये सुनते ही मंत्री ने बीच में टोक दिया, आप तो बेकार की बातें करते हैं। राजकुमारी ना तो मुट्ठी में आ सकती है और ना ही वे कोई खजाना है। आप बेकार की बातों को छोड़िए और उसका सही अर्थ लगाइए। अगर आप लोगों में से कोई भी विद्वान इस बात का सही उत्तर नहीं दे पाया तो आप सभी विद्वानों की आज से छुट्टी कर दी जाएगी। राजा के दरबार में विद्वानों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई भी इस बात का जवाब नहीं दे पा रहा था। मंत्री जी ने गुस्से में कहा, राजा के दरबार में विद्वानों की आवश्यकता है, मूर्खों की नहीं। मंत्री की ये बात सुनकर सभी विद्वान घबरा गए, क्योंकि अभी तक तो उनके दिन बड़े ही मजे से राजा को सिर्फ किस्से कहानियां सुनाकर कट रहे थे। मगर उस महात्मा ने तो उल्टा सवाल करके सबके पेट पर लात मार दी। अब वे लोग आपस में विचार करने लगे कि क्या किया जाए। एक ने कहा, चलो उन महात्मा जी से चलकर पूछ लेते हैं, क्योंकि उनकी इस बात का क्या मतलब है। दूसरे विद्वान ने कहा, परंतु हमें तो पता ही नहीं कि वे महात्मा जी कहाँ रहते हैं, अब हम उन्हें कहाँ पर ढूंढेंगे। तीसरे ने कहा, अब यहाँ पर आपस में बात करने से कुछ नहीं होगा, उनको ढूंढने से ही पता चलेगा कि वे क्या चाहते हैं, कहाँ रहते हैं। अब हमारे सुख के दिन चले गए। उन महात्मा जी को ढूंढने के लिए हमें जंगलों में भटकना पड़ेगा। और फिर सभी पांचों विद्वान जंगल की तरफ निकल गए। इधर उन विद्वानों पर ना तो राजा को भरोसा था और ना ही मंत्री को, जबकि रानी तो पहले से ही जानती थी कि ये विद्वान तो सिर्फ राज दरबार में जगह घेर कर बैठे हैं और सिर्फ बैठे बैठे पैसे उठा रहे हैं। राजा यश को अब ये चिंता हो रही थी कि 2 दिन का समय बीतने में कितना वक्त लगता है। यदि महात्मा जी की बात का सही अर्थ ना मिला और उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं दी तो वे नाराज हो जाएंगे। वहीं पर राजा यश की बहन राजकुमारी हेमलता भी मौजूद थी। जब उसने अपने बड़े भाई को परेशान देखा तो उसको चिंता ने घेर लिया। चिंता में देखकर उसके मन में सोच लिया कि वे इस सवाल का उत्तर आज शाम तक ढूंढ कर ही रहेगी और वे अपने उत्तर अपने भाई को बता देगी। वे उसी समय अपने बड़े भाई से आज्ञा लेकर पास के एक जंगल में चली गई। मगर वहां पर जाना तो सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि राजकुमारी हेमलता को अपने पश्चिम के ही राज्य सिद्धार्थगढ़ में जाना था। सिद्धार्थगढ़ के राजकुमार सत्यदेव से राजकुमारी कई बार शिकार के दौरान मिल चुकी थी और उसे बहुत पसंद भी करती थी। राजकुमार सत्यदेव भी राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, परंतु राजकुमारी से अपने मन की बात वे अभी तक नहीं कह पाए थे। राजकुमारी तो शिकार के बहाने से राजकुमार सत्यदेव से मिलने जाया करती थी, परंतु फिर भी वह राजकुमार से अपने प्रेम के बारे में नहीं कह पाई थी। राजकुमारी ने अपने घोड़ा दौड़ाया और पहुंच गई सिद्धार्थगढ़ के जंगलों में, जहां पर राजकुमार सत्यदेव पहले से ही मौजूद थे। हेमलता को देखते ही वे बहुत खुश हुए। राजकुमार आज घर से ये सोचकर निकले थे कि रोज छुप छुप कर मिलने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं राजकुमारी के सामने आज विवाह का प्रस्ताव रखूंगा। राजकुमारी हेमलता को देखते ही राजकुमार ने उनसे कह दिया, राजकुमारी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी पहले तो कुछ शर्माई और फिर बोली, राजकुमार, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। मैं भी आपसे प्रेम करती हूँ। मैं आपसे विवाह करूँगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है। अगर आपने उस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं वादा करती हूँ कि मैं आपसे ही विवाह करूँगी। राजकुमार बोला, मैं आपके सवाल का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। राजकुमारी ने पूछा कि राज दरबार के अंदर एक मुट्ठी खजाना क्या होता है। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, राजमहल में रखे हुए खजाने का दायरा बहुत बड़ा होता है।
वे कभी एक मुट्ठी में नहीं आ सकता। ये एक मुश्किल सवाल है। इसका जवाब कोई साधारण इंसान नहीं दे सकता। इसका जवाब तो मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हार मान चुका हूँ। आपको अपनी रानी बनाने के लिए मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर खोज कर लाऊंगा। लेकिन मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आज शाम तक समय दीजिए, क्योंकि मेरा एक मित्र जो कि काशी से शिक्षा ग्रहण करके आया है, उसे वेद शास्त्रों का पूरा ज्ञान है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस सवाल का जवाब वे अवश्य दे देगा। अब मैं आपको सवाल के जवाब के साथ ही मिलूंगा। आप कल मुझे अपने राज्य की सीमा पर मिलिए। इतना कहकर राजकुमार वहां से विदा लेकर चले गए। राजकुमारी भी अपने महल की तरफ लौट आई। राजकुमार सत्यदेव सीधा अपने मित्र के पास पहुंचे, जिनका नाम था बुद्धदेव, जो कि काशी के गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करके आए थे। राजकुमार ने अपने मित्र से कहा, मित्र, आज मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। बस यूं समझ लो कि आज तक तुमने जो भी ज्ञान इकट्ठा किया है, आज उसकी परीक्षा है। बुद्धदेव ने कहा, राजकुमार, आपकी सहायता करना तो मेरा परम कर्तव्य है। बतलाइए तो मैं किस तरह से आपके काम आ सकता हूँ। राजकुमार बोला, मित्र, बात असल में ये है कि मैं अपने पश्चिम के राज्य में स्थित राज्य की राजकुमारी हेमलता से प्रेम करता हूँ और उनसे विवाह करने की इच्छा रखता हूँ। लेकिन राजकुमारी ने मेरे सामने एक शर्त रखी है कि मुझे उनके एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। और प्रश्न ये है कि एक मुट्ठी अनमोल खजाना क्या है, क्योंकि वे महात्मा जी से कल से फिर दरबार में आएंगे और उन्हें हर हालत में एक मुट्ठी अनमोल खजाना देना ही होगा, वरना वे राजा यश को कोई भयानक श्राप दे देंगे। इसके बाद राजकुमार ने पूरी विस्तार से बात अपने मित्र बुद्ध को बता दी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बुद्धदेव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट लौट आई। वे कहने लगे, राजकुमार, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, परंतु मैं आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पर नहीं दे सकता। आपको मेरे साथ महल के बगीचे में चलना होगा। और फिर दोनों दोस्त महल के बाहर बने हुए शाही बगीचे में पहुंच गए, जहां पर तरह तरह के फूल खिले हुए थे। कई प्रकार के फलों के पेड़ वहां पर लदे हुए थे, जो फलों से लदे हुए थे। वहां पर पहुंचकर बुद्धदेव ने कहा, राजकुमार, जिस अनमोल खजाने के बारे में आप पूछ रहे हैं, वे खजाना हर जगह मौजूद है। इस वक्त आप अनमोल खजाने के ऊपर ही खड़े हैं, और वे खजाना है ये मिट्टी, जिसके अंदर कई अनमोल खजाने भरे पड़े हुए हैं। इसी के अंदर बनी हुई खजानों से अनमोल हीरे निकलते हैं। इसी मिट्टी के ऊपर किसान अपनी पैदावार करता है, जिससे फसलें पैदा होती हैं। आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, फल फूल सभी इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये मिट्टी इन सब का निर्माण करती है। यहाँ तक कि सोना, चांदी, हीरा, यह सभी कुछ इसी मिट्टी के अंदर से निकलते हैं। वास्तव में इस मिट्टी की कोई कीमत नहीं है। वह तो मनुष्य ने खुद अपने स्वार्थ के हिसाब से इसकी कीमतें तय कर दी हैं, जबकि इस मिट्टी की कीमत कभी तय की ही नहीं जा सकती। क्या आप इस मिट्टी की कीमत का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस पर आपका महल खड़ा है? क्या इस मिट्टी की कीमत बता सके हैं जिस पर पर्वत खड़े हैं, नदियाँ बहती हैं? मतलब ये कुल मिलाकर ये अनमोल खजाना ये मिट्टी है। अगर आपको मेरे जवाब के बारे में ज़रा भी शंका है तो आप भी मुझसे और सवाल पूछ सकते हैं। मैं हर कठिन से कठिन सवाल का जवाब दे सकता हूँ। राजकुमार ने कहा, नहीं मित्र, अब मुझे तुम्हारे जवाब में कोई संदेह नहीं है। मैं पूरे तरीके से संतुष्ट हूँ, परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ सूरजगढ़ नगर की सीमा तक चलो और वहाँ राजकुमारी के साथ उसके महल में जाओ। तुम्हें राजा यश को ये सब सारी जानकारी अपने तरीके से समझा दो। बुद्धदेव अपने मित्र की इस बात पर सहमत हो गए और फिर कुछ ही देर में वे दोनों सूरजनगर की सीमा पर जा पहुँचे, जहाँ पर राजकुमारी हेमलता उनका इंतजार कर रही थी। इसके बाद राजकुमारी हेमलता बुद्धदेव को लेकर
राजा यश के पास पहुंची और कहने लगी, ये हमारे पश्चिम में बसे हुए राज्य के एक बहुत ही बड़े विद्वान बुद्धदेव हैं। ये आपको एक मुट्ठी अनमोल खजाने का रहस्य समझा सकते हैं। इसके बाद बुद्धदेव ने कई तरीकों से कई तर्क देकर महाराज यश को समझाया कि एक मुट्ठी खजाना कुछ नहीं बल्कि एक मुट्ठी खजाना मिट्टी है। राजा बुद्धदेव के तर्कों से पूरी तरह से संतुष्ट थे। तब तीसरे दिन महात्मा जी राज दरबार में पधारे, जो कि असल में राजगुरु थे। वे गुस्से में तमतमाते हुए आए। उन्हें लग रहा था कि राजा यश उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएगा। महात्मा जी के पधारने पर राजा ने उनका स्वागत किया और पूरे सम्मान के साथ उन्हें बैठने के लिए कहा। लेकिन महात्मा जी बोले, राजन, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तो जल्दी से अपने महल के खजाने में से एक मुट्ठी अनमोल खजाना दे दो। राजा ने कहा, हाँ महाराज, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अभी आपको आपकी मांगी हुई चीज़ दे दी जाएगी। और फिर राजा ने महात्मा जी की झोली में एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। ये देखकर महात्मा जी बहुत खुश हुए और राजा को आशीर्वाद देते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद महात्मा के वेश में आए हुए राजगुरु सीधा राजा त्रिलोचन के पास पहुँचे। उन्हें समझाते हुए कहने लगे, राजन, आपके कहने पर मैंने राजा यश की परीक्षा ली और वे मेरी परीक्षा में एकदम खरे उतरे हैं। इसलिए अब आप मेरी मानिए, उन्हें दामाद के रूप में स्वीकार कर लीजिए और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपने राज्य में आने का निमंत्रण भेजिए। राजा अपने गुरुदेव की आज्ञा को टाल नहीं सकते थे। साथ ही साथ अब उन्हें इस बात की संतुष्टि हो चुकी थी कि उनकी बेटी ने एक सही निर्णय लिया था और अब समय आ गया था जब दोनों राज्य की दुश्मनी को भुलाकर इस संबंध को एक मधुर संबंध में बदल दिया जाए। और फिर राजा ने अपने दामाद यश को अपने राज्य में आने का न्योता भेजा। जब वे लोग वहां पर आए तो बड़ी ही धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। अब दोनों राज्यों के बीच में दुश्मनी खत्म हो चुकी थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद राजा की बहन राजकुमारी हेमलता ने मैनावती को राजकुमार सत्यदेव के बारे में बतला दिया और ये भी बताया कि कैसे सत्यदेव की सहायता से ही उन्हें उन साधु महाराज के प्रश्नों का सही उत्तर मिला था। और फिर सभी की सहमति से राजकुमारी हेमलता का विवाह राजकुमार सत्यदेव के साथ कर दिया गया और सभी खुशी खुशी रहने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको ये दोनों कहानी पसंद आई होंगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए विचार और एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।